स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है मैटर अराउंड अस। मैटर को क्लासिफाई करने के लिए पहले हम कंडीशन को देखेंगे। मैटर की टू कंडीशन होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव अ मास। हर वो ऑब्जेक्ट जिसके अंदर ये दो कंडीशन होती है उसको हम मैटर कहेंगे। पहली कंडीशन पढ़ते हैं हम, ऑक्यूपाई स्पेस। ऑक्यूपाई स्पेस का मतलब होता है कि हर वो ऑब्जेक्ट जो स्पेस कवर करता है। जैसे ये एक एग्जांपल लेते हैं हम पेन का। ये पेन जो है, अगर इसमें इसको यहाँ पे रखा है तो ये पूरा एरिया कवर कर रहा है, जितने एरिया पे इसको रखा है, तो यानी ये जगह कवर कर रहा है, ऑक्यूपाई स्पेस। एंड दूसरा, इसका कुछ मास है, इसका वॉल्यूम है, ये कुछ मटेरियल से बना हुआ है। ठीक है, तो जिसके अंदर ये दो कंडीशन अप्लाई होती है वो आपका मैटर होगा। जिसके अंदर इनमें से कोई एक भी कंडीशन अगर मिसिंग है तो वो मैटर नहीं होगा। क्लियर? पहली कंडीशन क्या है? ऑक्यूपाई स्पेस, यानी वो स्पेस कवर करे। दूसरा, उसके अंदर मास होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं हम। देखिए यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल गिवन। यहाँ पे मैटर, मैटर में जैसे आ जाता है बुक, पेन, चेयर। और जो मैटर नहीं है उसमें है कोल्ड, लव, पेन, एक्सेट्रा। ठीक है, तो अब इसको हम कंडीशन से समझते हैं। मैंने टू कंडीशन इसकी समझाई है, ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव अ मास। ठीक है, चलिए अब ज़रा समझते हैं। पहली कंडीशन देखें, बुक, पेन, चेयर, ये सारे ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस, यानी जगह कवर करते हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन इसमें अप्लाई करके देखते हैं हम कि इन सब के अंदर अपना एक मास होता है। ठीक है, तो ये सारे मैटर में कवर होते हैं। दूसरा आता है नॉट मैटर। अब इसमें फर्स्ट कंडीशन लगा के देखते हैं, ऑक्यूपाई स्पेस, कोल्ड, ये से फील किया जा सकता है कि आपको ठंड लग रही है, आप कोल्ड फील कर रहे हैं। लव, ये भी एब्स्ट्रैक्ट है, यानी इनको फील किया जा सकता है। पेन, ये भी फील किया जा सकता है, ये ऑक्यूपाई स्पेस नहीं करते। ठीक है, और इसके अंदर मास भी नहीं होता, तो ये नॉट मैटर में आ जाते हैं। ठीक है, तो जब आपको किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में क्लासिफिकेशन करनी हो, मैटर और नॉट मैटर के बीच में, तो आप ये दो कंडीशन हम आ जाते हैं। फिर से इस कंडीशन की तरफ आप उसको जस्टिफाई करेंगे, और पहली कंडीशन अप्लाई करके देखेंगे और दूसरी कंडीशन, दोनों अगर कंडीशन अप्लाई होती है तो वो मैटर है, अदरवाइज मैटर नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की थ्री स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जितने भी मैटर होते हैं वो पार्टिकल से मिलते हैं। जितने भी मैटर बने होते हैं वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। ठीक है, एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। अब इन पार्टिकल्स की कुछ पोजीशन होती है, सॉलिड के अंदर देख सकती है, सॉलिड के अंदर पोजीशन फिक्स होती है, यानी ये मूव नहीं करते। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में, इनकी फिक्स पोजीशन है, ये मूवेबल नहीं होते, ये एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, और लिक्विड के अंदर इनकी पोजीशन फिक्स नहीं होती, ये मूव कर सकते हैं। और गैस के अंदर भी इनकी पोजीशन फिक्स नहीं होती, ये फ्री टू मूव होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये इनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज दिखाई दे रहे हैं। इसमें इनके बीच में कुछ स्पेस है और यहाँ स्पेस बहुत ज़्यादा है। तो पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर इज नॉन एज अ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो आप यहाँ पे डायग्रामेटिक यहाँ पे देख सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड के अंदर बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल। इसके अंदर मॉडरेट होता है, मीडियम, और इसमें वेरी हाई। अच्छा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होने की वजह से हम सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते, और मॉडरेट में भी हम कंप्रेस यानी दबा नहीं सकते। ना तो सॉलिड को कंप्रेस किया जा सकता है, ना लिक्विड को कंप्रेस किया जा सकता है। हाँ, गैस के अंदर क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस काफ़ी ज़्यादा होता है तो हम इसको कंप्रेस करके किसी भी वेसल में, यानी किसी भी कंटेनर में फिल कर सकते हैं। ठीक है, जनरली आपने देखा होगा कि कंटेनर के अंदर जो गैस फिल की जाती है वो प्रेशर अप्लाई करके उनको कंप्रेस करके भरा जाता है। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्लियर है। नेक्स्ट होता है वॉल्यूम। सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 1 kg, अगर कोई आपके पास आयरन रोड है 1 kg की, तो अगर आप उस आयरन रोड को
मेजर करेंगे तो उसका मास जो है वो फिक्स रहेगा, ठीक है। उसको वेट करेंगे, उसका वॉल्यूम देखेंगे तो वो फिक्स रहेगा। उसी तरह से लिक्विड का भी वॉल्यूम फिक्स होता है। अगर 1 kg का अगर आप मिल्क का पाउच लेकर आएंगे, तो अगर आप उसके मिल्क के पाउच को किसी बॉटल में फिल कर देंगे तो वो रहेगा 1 लीटर ही, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। लेकिन गैस, गैस क्योंकि रिलीज होते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स फ्री टू मूव होते हैं, वो एटमॉस्फेयर में डिफ्यूज हो जाएंगे यानी मिक्सअप हो जाएंगे, जिसकी वजह से उनका वॉल्यूम फिक्स नहीं रहता। नेक्स्ट होता है शेप। ये तो आप जनरली देख ही सकते हैं, सॉलिड जो होती है उसकी शेप फिक्स होती है, जैसे ये है, इसकी शेप फिक्स होती है, ये अपनी शेप को जनरली चेंज नहीं करता है। और लिक्विड की शेप फिक्स नहीं होती, लिक्विड अपनी शेप को चेंज करता है। जैसे अगर वाटर बॉटल के अंदर वाटर को आप फिल करेंगे, तो जो शेप वाटर का होगा वही शेप वाटर वाटर बॉटल का जो शेप होगा वही शेप वाटर का हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर आप उस वाटर को किसी प्लेट में कन्वर्ट कर देंगे, किसी प्लेट में अगर डालेंगे, तो प्लेट के जो साइज होगी उसी हिसाब से वो उसकी शेप ले लेगा। और यही चीज़ होती है गैस के अंदर, गैस की भी शेप फिक्स नहीं होती, गैस को जिस कंटेनर में भरेंगे उस कंटेनर जैसी शेप वो ऑक्यूपाई कर लेगा। क्लियर। नेक्स्ट होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी ये जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके अंदर बाइंडिंग फोर्स होती है, यानी एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स को बाइंड करके रखता है, कैच करके रखता है, ठीक है, अट्रैक्ट करता है। तो आप देख सकते हैं कि जो पार्टिकल जितने ज़्यादा क्लोज होंगे उनके अंदर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगी। आपने एक एग्जांपल से समझते, जैसे अगर हम देखें कि रिलेटिव्स में या हमारे परिवार में जो जो जितना क्लोज होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जो जितने क्लोज होंगे उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में होगी, और लिक्विड के अंदर होगी लेकिन मीडियम, और गैस के अंदर नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बहुत ही कम होती है, जिसको नेग्लिजिबल कहा जा सकता है। और एग्जांपल तो आप लिख ही सकते हैं, स्टोन ले सकते हैं, आयरन ले सकते हैं, लिक्विड में वाटर है, मिल्क है, और गैसेस के अंदर आप नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जैसे अभी मैंने डिस्कस किया है कि एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, यहाँ पे मैंने लिखा भी है एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल। जितने भी मैटर होते हैं वो स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बनते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने वहाँ डायग्राम में भी देखा था, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स, ठीक है। अब इन टाइनी पार्टिकल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसको हम स्टडी करते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये भी हमने अभी डिस्कस कर लिया है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी उनके अंदर अट्रैक्शन फोर्स होती है। सॉलिड के अंदर अट्रैक्शन फोर्स पार्टिकल्स की काफ़ी हाई होती है, क्योंकि उनके बीच में स्पेस बहुत ही कम होता है, ठीक है। मीडियम लिक्विड के अंदर होती है, और गैस के अंदर अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही कम होती है। आप ये कह सकते हैं नेग्लिजिबल, यानी बहुत ही कम, ना के बराबर। पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग, पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के अंदर ये कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, ठीक है। अब इसको हम एग्जांपल से समझते हैं कि पार्टिकल्स किस तरह से मूव करते हैं। ये इस पेन को आप समझ लीजिए कि आयरन रोड है, ठीक है। इस आयरन रोड को मैं यहाँ से होल्ड करता हूँ, और इसका ये दूसरा जो हिस्सा है इसको हम हीट करते हैं। जब हम इसको हीट करेंगे थोड़ी देर तक, तो थोड़ी देर के बाद हमें उसकी हीट यहाँ इसके दूसरे वाले पोल पर फील होगी। हमने इस वाले हिस्से को हीट किया यानी गर्म किया है, लेकिन रोड का दूसरा हिस्सा भी हमें गर्म होते हुए दिखाई देगा। इसका मतलब ये है कि हीट ट्रांसफ़र हो रही है। हमने इस वाले हिस्से को हीट किया लेकिन वो हीट ट्रांसफ़र हो रही है। किस तरह से हो रही है, उसकी वजह यह है कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। जब यहाँ आप हीट कर रहे हैं तो ये पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे को हीट ट्रांसफ़र करते हैं, इस तरह से वो हीट दूसरे हिस्से तक को भी गर्म कर देती है, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम चेक कर सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग, जिस स्पीड से ये मूव करते हैं उस स्पीड को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है। नेक्स्ट होता है पार्टिकल ऑफ अ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम, इनके बीच में स्पेस होता है जिसको इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी कहते हैं।
ठीक है। सॉलिड में सबसे कम होता है, मीडियम लिक्विड में, एंड गैस में वेरी हाई। पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर आर वेरी स्मॉल इन साइज, ये हमने स्टार्टिंग में बता दिया, जहाँ डेफिनेशन में मैंने लिखा हुआ है एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ द वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। ये सारे पार्टिकल्स ये हम अपनी नेक्ड आई से सीन नहीं कर सकते। कुछ पार्टिकल्स को हम सीन कर सकते हैं, बाकी और कुछ पार्टिकल्स को हम नेक्ड आई से सीन नहीं कर सकते। नेक्स्ट होता है पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर हैज मास। पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर, ये भी हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, मैटर वाली डेफिनेशन में दो कंडीशन पढ़ी थी ना मैटर की हमने। एवरी मैटर ऑक्यूपाई स्पेस इन हैव अ मास, तो हर मैटर के अंदर मास होता है, ठीक है, यानी वॉल्यूम होता है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटर कन्वर्जन ऑफ थ्री स्टेट ऑफ मैटर। हमने अब तक थ्री स्टेट के बारे में पढ़ा है कि मैटर की थ्री स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब इंटर कन्वर्जन का मतलब होता है कि क्या सॉलिड, लिक्विड या गैस, इनकी जो स्टेट है क्या वो आपस में ट्रांसफॉर्म हो सकती है, चेंज हो सकती है। जैसे सॉलिड है तो क्या वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, क्या लिक्विड अपनी पोजीशन कन्वर्ट सॉलिड में कर सकता है। उसी तरह से लिक्विड क्या गैस में कन्वर्ट हो सकता है, क्या गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। इसको कहते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ थ्री स्टेट ऑफ मैटर। तो इसका आंसर है यस, स्टेट चेंज हो सकती है, सॉलिड से लिक्विड भी हो सकता है, लिक्विड से गैस भी हो सकता है, गैस से रिवर्स भी हो सकता है, और गैस से डायरेक्ट सॉलिड भी हो सकता है, ठीक है। किस तरह से होता है, पहले ये डायग्राम के जरिए हम इसकी टर्मिनोलॉजी को समझेंगे, फिर इसके प्रोसीजर को समझेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। सॉलिड से लिक्विड की तरफ अगर हम जाते हैं तो उसके लिए हीटिंग की रिक्वायरमेंट होती है, कि सॉलिड को जब हीट किया जाता है तो वो हीट करने की से मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। सॉलिड हीट करने पर मेल्ट होना स्टार्ट होता है और वो अपनी पोजीशन को लूज करता है और सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड में। इस प्रोसेस को हम फ्यूजन का नाम देते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन एग्जाम में आती है, तो आप लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग solid into liquid is called fusion on heating। एंड उसी तरह से सेम केस, अगर फ्यूज़न का हमें रिवर्स प्रोसेस करना है तो हीट की जगह आप कूलिंग करेंगे। जब लिक्विड को कूल किया जाता है तो वो डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी आप ये देख सकते हैं फ्यूज़न का रिवर्स होता है सॉलिडिफिकेशन। इसमें हीट किया जाता है और इसमें कूलिंग करने पर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसका एग्जांपल आप कर सकते हैं कि आइस, आइस को अगर आप हीट करेंगे तो वो आइस मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। उसी तरह से लिक्विड यानी वाटर को अगर आप कूल करेंगे, फ्रीज करेंगे, तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे सॉलिडिफिकेशन। तो एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, डेफिनेशन आ सकती है, आप लिख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू सॉलिड is called solidification and the process of converting solid into liquid is called fusion। Clear? Fusion is the opposite of solidification, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट प्रोसेस आती है, सॉलिड को हीट कर, अगर लिक्विड को हम हीट करते हैं तो वो गैस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इस प्रोसेस को हम वेपराइजेशन कहते हैं। सेम केस, अगर गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो कूलिंग करेंगे और उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहेंगे, ठीक है। इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे वाटर को जब हम बॉईल करते हैं तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम वेपराइजेशन कहेंगे। उसी तरह से स्टीम को अगर हम कंडेंस करते हैं, यानी आपने देखा होगा कि जब गर्म भाप चाय बनाते वक्त या मिल्क को बॉईल करते वक्त अगर हम बर्तन को उसके ऊपर ढक दें, कवर कर दें, तो स्टीम जो है वो प्लेट के ऊपर कंडेंस होकर छोटी छोटी बूंदें वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये कंडेंसेशन होता है। क्लाउड भी इसी तरह से तैयार होते हैं, जो वाटर वेपर यहाँ से ट्रांसफॉर्म होकर क्लाउड्स बनती है, वहाँ पे कंडेंस होती है और वाटर वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। चलिए, ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया है। फ्यूजन का रिवर्स होता है सॉलिडिफिकेशन, वेपराइजेशन का रिवर्स होता है कंडेंसेशन। अब आते हैं डायरेक्ट प्रोसेस। क्या सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट किया जा सकता है? देखिए, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे मटेरियल को हम सबलाइम मटेरियल कहते हैं।
और इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। इसका रिवर्स भी सेम है, ठीक है। अब आते हैं, ये तो हमने इसकी डेफिनेशन समझ ली, टर्मिनोलॉजी समझ ली। अब हम देखते हैं इसको एक्सप्लेन करके समझते हैं कि सॉलिड से लिक्विड में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है हीटिंग करने पर। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि सॉलिड को लिक्विड करने के लिए या लिक्विड को गैस करने के लिए हीटिंग की रिक्वायरमेंट होती है। हीटिंग मीन्स टेम्परेचर, है ना। तो अब यहाँ पर वही टॉपिक है नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, चेंज ऑफ टेम्परेचर। सॉलिड के ऊपर टेम्परेचर के इंक्रीज करने का क्या असर पड़ता है, तो हम एग्जांपल से समझते हैं। जब सॉलिड को हीट किया जाता है तो सॉलिड का टेम्परेचर राइज होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। जैसे ही सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो पार्टिकल्स, जैसे अभी हमने पहले डिस्कस किया था कि पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव करते हैं और उनकी एक काइनेटिक एनर्जी होती है। तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने लगती है। पार्टिकल तेज़ी से वाइब्रेट करने लगते हैं। जितनी तेज़ी से ये वाइब्रेट करते हैं अपनी पोजीशन को वो लूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी वो अपनी फिक्स पोजीशन को लूज़ करते हैं। जब सॉलिड अपनी फिक्स पोजीशन को लूज़ करेगा तो वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लूज दियर फिक्स पोजीशन एंड स्टार्टेड मेल्टिंग, और वो मेल्ट होना स्टार्ट होगा और मेल्ट होकर वो फाइनली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। जिस टेम्परेचर पे, जिस पॉइंट पर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए यानी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए, उस पॉइंट को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। द पॉइंट एट विच द सॉलिड स्टार्टेड टू मेल्ट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। तो ये टॉपिक क्लियर है आपका। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। हमने पार्टिकल्स के ऊपर टेम्परेचर का चेंज देख लिया। अब हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर स्टडी करेंगे। प्रेशर का इफेक्ट होता है गैस के ऊपर, क्योंकि हम गैस को ही प्रेशराइज कर सकते हैं। हमने पहले डिस्कस किया था कि गैस को कंप्रेस किया जा सकता है, क्योंकि गैस के इंटरमोलिकुलर जो स्पेस होता है वो काफ़ी हाई होता है, जिसकी वजह से प्रेशर करके हम गैस को कंप्रेस किया जा सकता है। यानी आप यूँ कह सकते हैं कंप्रेस मीन्स उसको दबाया जा सकता है गैस को, और सिर्फ दबाना पॉसिबल उसी वक्त हो सकता है जब उनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस वेरी हाई हो, ठीक है। तो प्रेशर जो है अप्लाई किया जाता है गैस के ऊपर। अब प्रोसेस देखते हैं। गैस के ऊपर जब प्रेशर को इंक्रीज किया जाता है और साथ में टेम्परेचर को रिड्यूस किया जाता है, ये दोनों कंडीशन आप ध्यान रखें कि जब गैस के ऊपर प्रेशर को इंक्रीज किया जाता है और टेम्परेचर को रिड्यूस किया जाता है, ये दोनों एक साथ होना चाहिए। तो इस कंडीशन की वजह से गैस लिक्विफाइड हो जाती है, यानी गैस कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में। आपने नाम सुना होगा, जनरली घरों में हम कार वगैरह में सीएनजी का यूज़ करते हैं, ठीक है। वो भी कंप्रेस कर कर ही सिलेंडर में फिल की जाती है। घरों में हम एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो उसको हम लिक्विड पेट्रोलियम गैस क्यों कहते हैं, क्योंकि सिलेंडर के अंदर जो है वो लिक्विड फॉर्म में होती है। जब हम उसको फिल करते हैं तो इसी प्रोसेस से करते हैं, प्रेशर को अप्लाई करते हैं और टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं, तो वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। जब हम सिलेंडर को अगर चेक करते हैं, उसको थोड़ा सा मूव करके, तो ऐसा लगता है कि अंदर लिक्विड है, लेकिन जैसे ही उसके नोजल को हम प्रेस करते हैं तो वो जो गैस है प्रेशर रिमूव होने की वजह से वापस लिक्विड से गैसुअल फॉर्म में बाहर निकलती है और उसकी गैस के फ्यूम्स एटमॉस्फेयर में डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये याद रखें कि गैस हाईली कंप्रेसिबल होती है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स फ्री टू मूव होते हैं एटमॉस्फेयर में। नेक्स्ट आता है टॉपिक हमारा इवेपोरेशन एंड वेपराइजेशन। देखिए, इवेपोरेशन एंड वेपराइजेशन का मतलब एक ही है। इवेपोरेशन एंड वेपराइजेशन कहते हैं वाटर का वेपर में कन्वर्ट होना, यानी लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना। ये जनरल इसका मतलब होता है दोनों का, इवेपोरेशन एंड वेपराइजेशन। लेकिन टेम्परेचर का इसमें डिफरेंट होता है। जैसे आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू गैस बिलो द बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का, आपने देखा है जनरली वाटर का कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर पे जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो उसको इवेपोरेशन कहते हैं। लेकिन यही लिक्विड अगर 100 डिग्री टेम्परेचर पे, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है,
तो यही अगर लिक्विड 100 डिग्री टेम्परेचर पर अगर गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो फिर इसको हम वेपराइजेशन कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम कपड़े सुखाते हैं तो कपड़े सुखाते वक्त जो कपड़ों के अंदर वाटर होता है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जब कपड़े सूख रहे होते हैं तो छत का टेम्परेचर या एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री से तो नीचे ही रहता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम इवेपरेशन कहेंगे। लेकिन जब हम वाटर को बॉईल करते हैं तो बॉईल करते वक्त बर्तन के अंदर का जो वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट होता है। तो वो क्यों कन्वर्ट हो रहा है? क्योंकि उसको हीट किया जा रहा है। तो वो स्टार्ट ही तब होता है जब बॉइलिंग, उसको बॉईल किया जा रहा है, यानी बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर उसको कन्वर्ट किया जा रहा है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री टेम्परेचर होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर वाटर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको वेपराइजेशन कहेंगे। और 100 से नीचे टेम्परेचर पे अगर वाटर लिक्विड में गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको इवेपरेशन कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट होता है इवेपरेशन से कूलिंग होती है। हम आगे डिस्कस करेंगे इवेपरेशन से कूलिंग किस तरह से होती है। वेपराइजेशन से कोई भी कूलिंग नहीं होती है एटमॉस्फेयर में। इवेपरेशन हर वक्त होता है। ठीक है, अब आप घर में मॉपिंग करते हैं, पोछा लगाते हैं, कपड़े सुखाते हैं, ठीक है, या अगर आपको गर्मी में स्वेट आता है आपके बॉडी पर तो आप देखते हैं कि वो स्वेट जो है डिसअपेयर हो जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इवेपरेशन की जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली होती है। वो एवरी टाइम, चाहे कोई सा भी सीजन हो, कोई भी टेम्परेचर हो, वो एवरी टाइम कंटिन्यू रहता है। और वेपराइजेशन के साथ क्योंकि कंडीशन लगी हुई है, क्योंकि वेपराइजेशन स्टार्ट ही तब होता है जब 100 डिग्री टेम्परेचर हो, तो इस वजह से वेपराइजेशन डज नॉट टेक्स प्लेस एवरी टाइम। वेपराइजेशन के अंदर कंडीशन क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट होना कंपलसरी है। तो हर वक्त तो बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, यानी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तो नहीं होगा ना एवरी टाइम, तो इसलिए वेपराइजेशन एवरी टाइम नहीं होता। यहाँ पर मैंने एग्जांपल देते हुए कि यहाँ पे लिक्विड लिखा था, तो यहाँ लिक्विड को आप वाटर एज्यूम करेंगे और गैस को वाटर वेपर एज्यूम करेंगे। और यहाँ मैंने लिखा है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर इतना है? अब हम क्लियर है इतना, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ डस इवेपरेशन कॉज कूलिंग। जैसे कि मैंने अभी वहाँ बताया था कि इवेपरेशन जो है वो एटमॉस्फेयर में कूलिंग करता है। किस तरह से करता है उसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं वाटर लिक्विड का, कि वाटर लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, किस तरह से होता है ये देख लीजिए। वाटर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे बनाए हुए। तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हाई एनर्जेटिक पार्टिकल्स, इसको हम मान लेते हैं कि इनका टेम्परेचर वेरी हाई होता है। हाई एनर्जेटिक पार्टिकल्स, हाई एनर्जेटिक मीन्स हाई टेम्परेट पार्टिकल्स। ठीक है, इनका टेम्परेचर हाई होता है। ठीक है, तो जैसे ही इनका टेम्परेचर हाई से लो की तरफ जाता है, यानी इनका टेम्परेचर रिड्यूस होने लगता है, तो ये कूलिंग की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, हाई एनर्जेटिक पार्टिकल्स जब अपनी पोजीशन को लूज करते हैं, लिक्विड से वेपर की तरफ मूव करते हैं, तो उनके पार्टिकल्स का टेम्परेचर रिड्यूस होने लगता है और वो रिड्यूस होकर कूलिंग की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। अर्थन पॉट में आपने देखा होगा मटके के अंदर जो पानी होता है वो हमेशा ठंडा रहता है। उसकी वजह ये होती है कि उसमें जो हाई एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं वो उसकी सरफेस पे आ जाते हैं, और सरफेस पे आने के बाद ये अपना टेम्परेचर रिड्यूस करते हैं और लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वाटर ड्रॉपलेट्स है, क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। और पॉट के अंदर मिट्टी का घड़ा होता है, छोटे छोटे सुराख होते हैं, उन सुराख से पानी जो है वो इसकी सरफेस तक आ जाता है। फिर ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है ये हाई एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं, एटमॉस्फेयर में आने के बाद ये लिक्विड से वेपर की तरफ कन्वर्ट होते हैं और इनका टेम्परेचर रिड्यूस होता है। और टेम्परेचर रिड्यूस होने की वजह से जो बाकी का जो वाटर है उनका टेम्परेचर रिड्यूस होता है और वो पानी हमेशा ठंडा रहता है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इवेपरेशन से कूलिंग होती है। कि एक और एग्जांपल लेते हैं, आपने देखा होगा कि गर्मियों में जब हमें काफ़ी पसीना आता है तो अचानक से जब हमें कोई हवा लगती है तो हमारे बदन को काफ़ी ठंडक महसूस होती है, स्पेशली तब जब हमने कॉटन के कपड़े पहने हुए। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि वाई डू वी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर सीजन।
समर सीजन के अंदर यानी गर्मियों के अंदर हम कॉटन के क्लॉथ ज़्यादा प्रेफर क्यों करते हैं? उसकी वजह भी यही है क्योंकि कॉटन के क्लॉथ जो है स्वेट ऑब्जर्वर होते हैं, वो स्वेट को ऑब्जर्व कर लेते हैं। जब एयर हमारे कांटेक्ट में आती है, जब हमारे स्किन से टच होती है, तो स्वेट स्वेट यानी लिक्विड ही होता है, वो लिक्विड जो स्वेट होता है वो लिक्विड ही होता है, वो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है। तो जैसे ही हमारे बॉडी का जो स्वेट है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर रिड्यूस होने लगता है और हमें कूलिंग का एहसास होता है। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि वेपरेशन की वजह, जहाँ पे भी वेपरेशन होगा उस वेपरेशन से कूलिंग होती है। ठीक है, यही प्रिंसिपल डेजर्ट कूलर के अंदर होता है। डेजर्ट कूलर के अंदर भी वेपरेशन की वजह से ही ठंडक होती है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग द इवेपोरेशन। इवेपोरेशन को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर है जो इवेपोरेशन को इंक्रीज करते हैं? इसमें 4 फैक्टर है। नंबर 1 है सरफेस एरिया। आपने ऑब्जर्व किया होगा सरफेस एरिया इंक्रीज करने की वजह से इवेपोरेशन की रेट इंक्रीज हो जाती है। एग्जांपल से समझते हैं, कपड़े सुखाते वक्त हम देखते हैं कि कपड़ों को फैलाकर सुखाया जाता है। वजह क्या है? क्योंकि सरफेस एरिया फैलाने पर इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, यानी रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाती है सरफेस एरिया को बढ़ाने से। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। जब हम चाय पीते हैं, अक्सर छोटे बच्चों को चाय ठंडी करने के लिए हम सॉसर में डाल के देते हैं। सॉसर यानी प्लेट के अंदर डाल के देते हैं, तो प्लेट का एरिया, सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से चाय जल्दी से ठंडी हो जाती है। ठीक है ना। करते हैं हम फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग द इवेपोरेशन। कौन कौन से फैक्टर है जो इवेपोरेशन को इंक्रीज करते हैं? नंबर 1 है इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इंक्रीज करने से रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होती है। एग्जांपल से समझते हैं, हम कपड़े सुखाते वक्त हमने देखा होगा कि कपड़ों को फैलाकर सुखाया जाता है। उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि कपड़ों को फैलाकर सुखाने की वजह से कपड़ों का सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और वो सरफेस एरिया इंक्रीज होने की वजह से कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। यानी सरफेस एरिया को इंक्रीज करने से रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट होता है टेम्परेचर। जितना आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे उतना ही तेज़ी से इवेपोरेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी। ठीक है, अब आपने देखा होगा गर्मियों में तेज़ी से कपड़े सूख जाते हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि टेम्परेचर हाई होता है। ठीक है, और विंटर के अंदर या रेनी सीजन के अंदर कपड़े देरी से सूखते हैं क्योंकि टेम्परेचर कम होता है। नेक्स्ट होता है विंड स्पीड। जितनी तेज़ी से हवा चलती है, जितनी तेज़ी से हवा की स्पीड होगी, उतनी तेज़ी से इवेपोरेशन की प्रोसेस इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो इवेपोरेशन को इंक्रीज करने के लिए सरफेस एरिया डिपेंड करता है, इसको इंक्रीज करना होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करना होता है, विंड एनर्जी इंक्रीज करनी होती है। तो इन सब के साथ, इन तीनों के साथ इसका रिलेशन पॉजिटिव है, यानी अगर हम सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे तो ये भी इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इवेपोरेशन की रेट इंक्रीज होगी। विंड एनर्जी को इंक्रीज करेंगे तो इवेपोरेशन की रेट इंक्रीज होगी। ठीक है, और ह्यूमिडिटी के साथ इसका रिलेशन नेगेटिव होता है, यानी ह्यूमिडिटी को रिड्यूस करेंगे तो इवेपोरेशन तेज़ी से होगा। ह्यूमिडिटी कहते हैं, रेनी सीजन के अंदर आपने देखा हो सबसे ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, यानी नमी। इसकी डेफिनेशन हो सकती है अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर। एयर के अंदर कितना वाटर कंसिस्ट है उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो जितनी ज़्यादा एयर के अंदर नमी होगी, वाटर होगा, उतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी और ये इवेपोरेशन को डिक्रीज कर देगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं हम न्यूमेरिकल की तरफ। टेम्परेचर को जनरली 2 स्केल्स में मेजर किया जाता है, डिग्री सेल्सियस में एंड केल्विन में। अगर सेल्सियस स्केल को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो सिंपल फॉर्मूला है, आपको 273 ऐड करना है, और अगर केल्विन से सेल्सियस की तरफ जाना है तो 273 माइनस करना है। एक एग्जांपल से समझते हैं, कन्वर्ट द सेल्सियस स्केल टू द केल्विन। अब यहाँ पे सेल्सियस स्केल है, इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम? ये वाला, सेल्सियस से केल्विन। क्या करना है? ऐड करना है 273 ऐड करेंगे, ये आपका केल्विन में से। एक और एग्जांपल से समझते हैं, यहाँ पे भी सेल्सियस में है और केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो उसमें भी आप 273 ऐड करेंगे। क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है इसलिए ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस प्लस माइनस इंटीजर से ना अलग अलग, इस वजह से हुआ है। फॉर्मूला यही अप्लाई करेंगे हम। ओके, तो अब आ जाते हैं ये वाले, इसका भी एग्जांपल समझते हैं। हाँ, तो अब
कुछ इसके एग्जांपल समझ लेते हैं। कन्वर्ट द केल्विन स्केल टू द सेल्सियस स्केल। अब केल्विन स्केल को सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करने के लिए वही है 273 हमने माइनस करना है। एग्जांपल दे रखा है 700 केल्विन, इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए हम माइनस करेंगे, माइनस करके ये आपका सेल्सियस आ जाएगा। सेम केस इधर है, केल्विन है, इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो माइनस करेंगे। बस आपको फॉर्मूले याद रखने, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। माइनस करेंगे आपका 0 डिग्री सेल्सियस आ गया, ठीक है। तो ये आपका फिनिश है। आप कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है उसको समझते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन जैसे कि मैंने आपको पहले डिस्कस करवाया है, फ्यूजन कहते हैं सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना। फ्यूजन किसको कहते हैं? सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, ठीक है। तो लेटेंट हीट का मतलब होता है कि 1 kg, लेटेंट हीट जहाँ पे भी आ जाए समझ लीजिएगा 1 kg अमाउंट होना चाहिए। यानी 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है उस हीट को हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। जहाँ लेटेंट हीट आ जाए समझ लीजिए वहाँ पे आपको 1 kg अमाउंट रखना है। किसका? सॉलिड का, क्योंकि फ्यूजन है ना। फ्यूजन किसको कहते हैं? सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना। तो 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका, यहाँ आता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन किसको कहते हैं? लिक्विड को, यानी इसका रिवर्स प्रोसेस है फ्यूजन का, लिक्विड को वापस गैस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सॉरी, उसका रिवर्स प्रोसेस नहीं है, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे भी क्योंकि लेटेंट हीट की बात हो रही है तो यहाँ पे 1 kg लेंगे हम। जहाँ पे भी लेटेंट हीट की बात आ जाए वहाँ पे 1 kg अमाउंट रखना है। 1 kg लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। इसलिए मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब अगर इसकी डेफिनेशन बनानी है तो आप क्या लिखेंगे? सेम ये लिखेंगे, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड, सॉलिड को रिमूव करके आप लिखेंगे लिक्विड इनटू गैस इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब डेफिनेशन बाद में पढ़ेंगे, पहले हम डिफ्यूजन का एग्जांपल लेके समझेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे पास दो मैटर है, एक मैटर है परफ्यूम और दूसरा एयर। ये दोनों मैटर है क्योंकि परफ्यूम भी वाटर स्पेस ऑक्यूपाई करता है और एयर भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। किसी को अगर कन्फ्यूजन है तो एयर को आप एग्जांपल से समझ लीजिए। एयर मैटर क्यों है? और क्योंकि ये ऑक्यूपाई स्पेस करता है और इसके अंदर भी मास होता है, ठीक है। आप बलून में फिल करके देखें, जैसे जैसे आप बलून में एयर को फिल करेंगे बलून का साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो इससे मालूम पड़ता है हमें कि एयर भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है। और अगर हम भरे हुए बलून का अगर मेज़र करेंगे मास तो वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दो मैटर है, एक परफ्यूम है और एक एयर है। जैसे ही आप परफ्यूम की बोतल को ओपन करते हैं आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? उसकी फ्रेग्रेंस, जो उसकी खुशबू है वो पूरे कमरे में महक जाती है। पूरा कमरे के अंदर, यहाँ पे आप ऑफिस में बैठे हैं, क्लासरूम में हैं, तो जैसे ही परफ्यूम की बोतल ओपन करते हैं वो पूरी उसकी जो खुशबू है वो सारी पूरे कमरे में, रूम में फैल जाती है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि परफ्यूम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एयर के पार्टिकल के साथ इंटरमिक्स हो जाते हैं। तो इसी को हम डिफ्यूजन कहते हैं। जब दो अलग अलग पार्टिकल्स आपस में मिक्स होते हैं उसको डिफ्यूजन का नाम दिया जाता है। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर डिफ्यूजन के लिए पार्टिकल्स का अपने आप मिक्स होना कंपलसरी है। यहाँ पर परफ्यूम को हमने ओपन किया और वो ओपन होने के साथ ही एयर के पार्टिकल के साथ अपने आप ही मिक्स हुए, हमने मिक्स नहीं किया, अपने आप वो मिक्स हो गए, ठीक है। तो इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। अब आते हैं डेफिनेशन की तरफ। इंटर मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर। देखिए टू डिफरेंट टाइप है, एक मैटर है किसका? परफ्यूम, और एक मैटर है एयर। इन दोनों के पार्टिकल्स जो है वो अपने आप मिक्स हुए हैं। लिखा है टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन, यानी अपने आप जो है ये पार्टिकल्स मिक्स हो रहे हैं। इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन पे जाते हैं, ड्राई आइस। ड्राई आइस होती है सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यूजुअली तो गैसुअल फॉर्म में होती है, गैस में, लेकिन जब इसको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है तो ये ड्राई आइस कहलाती है। होप सो बच्चों आप लोगों को
चैप्टर समझ में आया होगा। अगर फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न रहती है आपकी तो आप कमेंट करके मुझसे पूछें। जितनी कोशिश हो सकेगी मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगा। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम सेकंड चैप्टर साइंस का स्टार्ट करेंगे।